बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है दैट इज असेसमेंट। असेसमेंट के ऊपर बात शुरू करने से पहले ज़रा थोड़ा सा इसका सादा और आम अल्फाज में एक दो चीज़ें समझ लेते हैं कि जिस वक्त टैक्स पेयर ने सबसे पहले तो अपना रिटर्न फाइल करना है। ये जो रिटर्न ऑफ इनकम है इसके साथ वो वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करेगा और जब आप ये काम कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी असेसमेंट हो गई। दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। टैक्स पेयर ने खुद से बता दिया कि जनाब मेरी ये आमदनी है और ये मेरी वेल्थ है। नाउ हर टैक्स पेयर इतना अच्छा नहीं होता कि सारी चीजें बता दे, तो बाज़ दफा ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे टैक्स पेयर हो जो अपनी सारी वेल्थ नहीं बता रहे, कुछ आपने कंसील कर लिया है। तो अब अगर कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू को आपके किसी एसेट का पता चल जाए या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को पता चल जाए, तो फिर जाहिर सी बात है आपकी इस असेसमेंट के अंदर कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी। ठीक है। सो इसको इसके लिए जो असेसमेंट का वर्ड यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड प्रोविजनल असेसमेंट। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप कोई ऐसे टैक्स पेयर है जो अपनी रिटर्न ही जमा नहीं करवा रहे या आप अपनी इनकम के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, कुछ सवाल है, कोई क्वेश्चन कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू पूछा हुआ है, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे, तो आप कह रहे हैं खामोशी से बैठे रहो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो फिर अगेन कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू के पास पावर है कि वो एक आपकी असेसमेंट कर सकता है विच इज कॉल्ड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो जब आप सवाल का जवाब ना दें तो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जा सकती है। इसी तरह अगर किसी वक्त भी टैक्स पेयर को रिटर्न फाइल करने के बाद ये एहसास हो जाए कि मुझसे कोई गलती हो गई या कमिश्नर्स को ये एहसास हो जाए कि हमसे कोई गलती हो गई इसकी असेसमेंट करते हुए, तो फिर इस असेसमेंट को अमेंड किया जा सकता है या दूसरे लफ्जों में रिवाइज किया जा सकता है। तो ये इन सब के लिए क्या कायदा कानून है उसके ऊपर अब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर 14 में हमने अपनी असेसमेंट कंप्लीट कर ली थी, रिटर्न फाइल कर दी, वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा दी। अब जिस वक्त आपने अपनी रिटर्न फर्निश कर दी है, तो जो रिटर्न आपने फर्निश की है वो असेसमेंट ऑर्डर कंसिडर किया जाता है। इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। पहली चीज तो ये कि जब आपने रिटर्न सबमिशन कर दी तो इसका मतलब आपकी असेसमेंट हो गई, पहली असेसमेंट जो आपने खुद से अपनी रिटर्न जमा करवा दी। और दूसरी चीज ये कि आप कि ये जो असेसमेंट है इसकी कंडीशंस ये हैं कि आपने अपना रिटर्न जो है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में जमा करवाया हो, जो भी रूल्स में बताया गया है उस फॉर्म पे रिटर्न जमा हो, उसके एनेक्सेस साथ लगे हुए हों, उसको आपने साइन किया हुआ हो, पेमेंट का एविडेंस लगाया हो कि मैंने टैक्स अदा कर दिया और साथ में वेल्थ स्टेटमेंट लगा दी हो। तो अगर आपने ये काम कर लिए हैं तो फिर इसका मतलब आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो गई और आपकी असेसमेंट हो गई। अब अगर कोई गलती हो जाए, होता ही है कि आप एफबीआर के पास जो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आपकी रिटर्न्स की कैलकुलेशंस बनती हैं उसको आईआरएस बोलते हैं, IRIS। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसका जिक्र। तो अगर आप जिस वक्त अपनी रिटर्न जमा करवाते हैं तो वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम में चली जाती है और इस ऑटोमेटेड सिस्टम का नाम जो है वो आईआरएस है। ये एफबीआर की वेबसाइट को जो आप ब्राउजर में ओपन करें तो लेफ्ट साइड पे आ जाता है लिखा हुआ आईआरएस, और उस पर आप क्लिक करें तो फिर वो लॉग इन पासवर्ड मांगता है आपसे। ना अगर अब आपको आपकी इन अमाउंट्स के अंदर कोई एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ जमा तफरीक करना है, कोई जो कि एडजस्टमेंट्स का यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि किन किन वजह से एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, तो फिर टैक्स पेयर को पहले नोटिस देना होगा कि जनाब आपकी इन अमाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो वो हम एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। और टैक्स पेयर के पास 30 डेज का टाइम है और वो इतनी देर में रिप्लाई कर दे, उसके बाद वो एडजस्टमेंट कर दी जाएगी उसके रिप्लाई को कंसिडर करने के बाद। अगर टैक्स पेयर के रिटर्न जमा कराने के 6 महीने तक आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं की, जो उसने जमा कराया उसी को एक्सेप्ट कर दिया, तो फिर जो अमाउंट्स उसने जमा कराई हैं वही फाइनल समझी जाएंगी कि जनाब अब इसने ठीक रिटर्न जमा करवाई है। यानी 6 महीने तक आप उसकी रिटर्न को छेड़ते ही नहीं, टैक्स पेयर ने जो जमा कराया उसी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं, तो फिर इसका मतलब
वही फाइनल उसकी जो रिटर्न है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक अरिथमेटिकल एरर की डेफिनेशन है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, और दूसरा इनकरेक्ट क्लेम। इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी, सो जब आपके ये करेक्शंस हो गई, इन करेक्शंस का नोटिस टैक्स पेयर को दिया जाता है। अगर कोई आपकी रिटर्न के अंदर नहीं, सॉरी, करेक्शंस की नहीं, जो आपकी रिटर्न में अगर जो आप सबमिट करवाई इसमें कोई डेफिशिएंसी है, तो इसका मतलब आपकी रिटर्न जो है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट रिटर्न जो है उसका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एक नोटिस इशू करेगा टैक्स पेयर को कि आपकी रिटर्न में क्या क्या डेफिशिएंसी है। और वो जो डेफिशिएंसी है टैक्स पेयर अगर वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दे तो इसका मतलब आपकी रिटर्न कंप्लीट तस्वर कर ली जाएगी। लेकिन अगर टैक्स पेयर उसमें डिफॉल्ट कर जाए तो फिर रिटर्न जो जो भी उसने सबमिट की है उसको वॉइड तस्वर किया जाएगा, यानी जैसे कि वो रिटर्न जमा ही नहीं कराई गई थी। तो ये ज़रूरी है कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का जो भी नोटिस है उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। ना ये जो नोटिस है कितनी देर में इशू होना चाहिए? जिस एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फर्निश्ड, जिस साल में आपने रिटर्न जमा करवाई है। तो डेफिनेटली रिटर्न जो आप जमा करवाते हैं वो पिछले साल की होती है, वो अगले साल में जमा होती है। तो जिस साल में जमा करवाई है उस साल के खत्म होने से 180 दिन तक आपको ये नोटिस ऑफ डेफिशिएंसीज दिया जा सकता है। नाउ अब जरा हम ये कमिश्नर की पावर्स के ऊपर थोड़ा फोकस करने लगे। और इसमें पहली चीज है कि कमिश्नर आपसे डिमांड कर सकता है रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, सो वो कौन कौन सी रिटर्न आपसे मांग सकता है? नंबर वन, रिटर्न फॉर लेस देन 12 मंथ्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। थ्योरेटिकली एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो कौन सी सिचुएशंस है कि जिसमें 12 माह से कम की रिटर्न मांगी जा सकती है। सो इन सर्कमस्टांसेस को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान से सर्कमस्टांसेस हैं। इन सिचुएशंस में कमिश्नर आपसे कह सकता है कि 12 माह से कम की रिटर्न आप जमा करवाएं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप फौत हुए हैं तो साल फाइनेंशियल ईयर देख कर तो फौत नहीं होंगे, किसी भी टाइम साल में फौत हो सकता है बंदा। ये सारे सर्कमस्टांसेस जो लिखे हुए हैं ये साल में किसी वक्त भी आ सकते हैं। तो आपका टैक्स ये स्टार्ट होने से लेके इस डेट तक जिस वक्त इनमें से कोई इवेंट हुआ तो उस पीरियड की कमिश्नर आपसे रिटर्न मांग सकता है। रिटर्न ड्यू बट नॉट फर्निश्ड। अगर आपने आपकी रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू थी और आपने जमा नहीं करवाई तो फिर कमिश्नर के पास पावर है कि वो आपको कह सकता है कि आप अपनी रिटर्न जमा करवाएं। इस रिटर्न के लिए इस जो रिटर्न आपने जमा नहीं करवाई इसके लिए एक टाइमलाइन है, और वो टाइमलाइन सिंपली ये है कि अगर तो आपने पिछले 5 साल में किसी भी एक साल की रिटर्न जमा कराई हुई है तो फिर आपको एनी ऑफ द पास्ट 5 years कैन बी इशूड। आपको किसी भी पिछले 5 सालों में से किसी भी टैक्स ईयर के बारे में कहा जा सकता है कि इसकी रिटर्न जमा करवाओ। लेकिन अगर पिछले 5 साल में कोई भी रिटर्न जमा नहीं करवाई तो फिर 10 साल का टाइम है, यानी पिछले 10 साल में से किसी भी टैक्स ईयर के लिए कमिश्नर आपको कह सकता है कि आप अपनी रिटर्न जमा करवाएं। तो अगेन ये कमिश्नर की इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है कि वो कितना सर्टेन है कि ये बंदा टैक्स छुपा रहा है, इनकम छुपा रहा है और टैक्स बचा रहा है। इसी तरह जब रिटर्न ऑफ इनकम मांग सकते हैं आप तो फिर वेल्थ स्टेटमेंट भी कमिश्नर जो है वो मांग सकता है। सो ये सेकंड पॉइंट इज क्वाइट सिमिलर, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट रिटर्न ऑफ इनकम के साथ ही जमा होती है। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, ये भी जैसे टैक्स पेयर ने जमा करवानी होती है। अगर उसके रेजिडेंट टैक्स पेयर के कोई पाकिस्तान से बाहर आमदनी है और उस आमदनी का एक थ्रेश होल्ड डिफाइंड है $10,000 का, तो अगर उसकी कोई पाकिस्तान से बाहर आमदनी है, ये एसेट्स है, तो फिर उसने वो जैसे हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था जब हम टैक्स पेयर के मामला डिस्कस कर रहे थे, तो उसने ये स्टेटमेंट जमा करानी होती है। अब अगर टैक्स पेयर ने इनमें से कोई चीज़ जमा नहीं कराई तो कमिश्नर मांग सकता है कि आप जमा कराएं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये बिल्कुल हमने स्टार्ट में इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि किन सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि आपसे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपकी की जाए। तो ये चंद एक कंडीशंस हैं, टैक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि अगर कोई पर्सन अपनी रिटर्न ऑफ इनकम ही जमा नहीं करा रहा, कमिश्नर ने उसको नोटिस इशू किया और वो रिटर्न नहीं दे रहा, इसी तरह वो अपनी
ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेसेस हैं, ये अपनी अगर रिटर्न जमा नहीं करा रहे, अगर वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवा रहा, कमिश्नर उससे कह रहा है कि जमा करवाओ, और कुछ इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है ऑडिट के रिस्पॉन्स में, या वैसे कमिश्नर को इन्फॉर्मेशन मांग रहा है जो वो नहीं दे रहा, तो फिर ऐसी सूरत में कमिश्नर के पास इन्फॉर्मेशन तो आपसे आई नहीं, टैक्स पेयर ने जमा तो इन्फॉर्मेशन कराई नहीं, तो फिर लॉ ने उसको ये अथॉरिटी दी है कि वो आपकी असेसमेंट कर सकता है। ठीक है जी। तो वो जो असेसमेंट करेगा वो अपने नॉलेज के मुताबिक बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन मटेरियल टू हिज जजमेंट वो अपनी एक असेसमेंट बना देगा, और इस असेसमेंट को बेसिकली कहा जाता है कि कमिश्नर ने आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी। तो जब वो अपने अंदाजे के मुताबिक आपकी एक असेसमेंट कर देगा तो इसका असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देगा आपको कि जनाब मैं समझता हूँ कि आपने अब इतना टैक्स अदा करना है। इसकी कुछ टाइमलाइंस हैं कि किस टैक्स ईयर के बारे में आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। तो किसी भी टैक्स ईयर के एंड होने के बाद से 5 साल तक आपकी उस टैक्स ईयर से मुतालिक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जा सकती है। यानी पिछले किसी भी 5 साल की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वो कर सकता है अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन मांगे और आप ना दें, या अगर इन दोनों में से कोई असेसमेंट्स अगर आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं तो उसके बाद भी 2 साल का टाइम है। ठीक है। तो इन दोनों में से जो लेटर डेट होगी, जो बाद की डेट होगी, वो डेडलाइन है फॉर द असेसमेंट ऑर्डर। यानी पहली चीज तो ये कि जिस फॉर एग्जांपल आज के दिन अगर वो आपकी किसी भी प्रीवियस 5 साल में से किसी भी साल की इंफॉर्मेशन के ऊपर आपसे कोई सवाल करता है और आप प्रोवाइड नहीं करते, तो पिछले 5 साल में से किसी भी साल की वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपको कर सकता है। सेकंड ये है कि एंड ऑफ टैक्स ईयर इन विच ऑर्डर इश्यूड, ये दो ऑर्डर्स का यहाँ पे जिक्र हुआ हुआ है। ये कौन से दो ऑर्डर हैं? अगर आपसे रिटर्न मांगी कमिश्नर ने और आपने वो रिटर्न जमा नहीं करवाई, ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। ठीक है। तो आपका जो इस सूरत में वो कोई आपकी असेसमेंट इशू करेगा, तो इसके ये अगर आपने रिटर्न जमा नहीं करवाई हुई थी और कमिश्नर ने और नोटिस इशू किया और फिर आपने रिटर्न जमा करवाई, तो फिर ऐसी सूरत में कमिश्नर ने आपकी एक असेसमेंट की हुई है और उसके 2 साल बाद तक उसी साल की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी हो सकती है। इसी तरह कि अगर आपकी रिटर्न ऑफ इनकम मांगी थी उसने और आपने वो रिटर्न जो है वो लेट से पिछले 5 साल में से किसी एक साल की असेसमेंट उसने की हुई है, तो अगर ऑलरेडी कमिश्नर पिछले 5 साल में से किसी एक साल की असेसमेंट कर चुका है, तो उस असेसमेंट ऑर्डर के बाद भी 2 साल का टाइम है कि वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। तो इन दोनों में से जो भी लेटर पीरियड होगा वो उसकी टाइमलाइन है, उस दौरान में वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर पास कर सकता है। प्रोविजनल असेसमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंसील्ड एसेट की केस में होती है कि आपने कोई एसेट छुपाया हुआ था और वो गवर्नमेंट के किसी एजेंसी ने वो पकड़ लिया। अब वो एसेट पाकिस्तान में भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे ये दो एसेट्स रखे हुए हैं, सो ये एसेट पाकिस्तान में भी हो सकता है और पाकिस्तान के बाहर भी हो सकता है। ठीक है। तो किन सिचुएशंस में आपकी प्रोविजनल असेसमेंट हो सकती है कि अगर कोई हुकूमत पाकिस्तान, डिपार्टमेंट एजेंसी और फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर आपका कोई एसेट डिस्कवर करती है और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है अगर एसेट है तो उसके पीछे कोई आमदनी होनी चाहिए, तो उस एसेट की वैल्यू को आपकी इनकम तस्वर किया जाएगा और इसके ऊपर एक प्रोविजनल असेसमेंट कर दी जाएगी। और इसी तरह अगर वो एसेट पाकिस्तान में नहीं है बल्कि पाकिस्तान से बाहर है, तो भी उस एसेट की वैल्यू के ऊपर, ऑफशोर एसेट है तो भी आपकी एक प्रोविजनल असेसमेंट कर दी जाएगी। उसके बाद फिर टैक्स पेयर जवाब देता रहेगा कि नहीं ये एसेट इतने का नहीं है, इतने का है, वगैरह वगैरह। इस असेसमेंट के लिए टाइमलाइन प्रोविजनल असेसमेंट जो है वो एएसएपी यानी एज सुन एज पॉसिबल, अर्लीस्ट पॉसिबल डेट पे कमिश्नर को चाहिए कि वो इसकी लॉ रिक्वायर करता है कि जल्द अज जल्द आपने इसका असेसमेंट ऑर्डर प्रोविजनल असेसमेंट का इशू करना है। ये जो प्रोविजनल असेसमेंट है ये सिर्फ इन दो असेसमेंट्स से पहले हो सकती है, इन दो असेसमेंट्स के बाद नहीं हो सकती। ये कौन सी दो असेसमेंट्स हैं? नंबर वन असेसमेंट वो है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अगर आपने किसी सिचुएशन में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रखी है ऑलरेडी, तो फिर अब प्रोविजनल असेसमेंट
नहीं हो सकती। और इसी तरह अगर किसी सिचुएशन में अगर आपने अपनी असेसमेंट को रिवाइज किया है, जो कि रिवीजन ऑफ असेसमेंट अभी हमने पढ़ना है कि कमिश्नर किस वक्त अपनी असेसमेंट रिवाइज करता है, तो अगर वो अपनी असेसमेंट एक दफ़ा रिवाइज कर चुका है तो अगेन प्रोविजनल असेसमेंट के इख्तियारात इस्तेमाल करके आप दोबारा से प्रोविजनल असेसमेंट नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर। ये दो टाइप ऑफ असेसमेंट अगर ऑलरेडी कमिश्नर कर चुका है इन दोनों में से कोई भी टाइप ऑफ असेसमेंट, तो फिर अब वो प्रोविजनल असेसमेंट नहीं कर सकता। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, अगर किसी एसेट के मामले के ऊपर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में जब तक वो केस खत्म होगा तो उसके बाद 1 साल की टाइम है, उस दौरान में आपकी उस प्रॉपर्टी से मुतालिक असेसमेंट की जा सकती है। लेकिन अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो फिर उसके ऊपर कोई असेसमेंट नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है जी कि एविडेंस ऑफ असेसमेंट क्या होता है। ये अगेन इसका डायरेक्ट ताल्लुक शायद डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से तो नहीं है। किसी भी असेसमेंट का एविडेंस क्या होता है कि उसके असेसमेंट ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी टैक्स पेयर के पास हो। ठीक है जी। और असेसमेंट ऑर्डर सिर्फ इन वजूहात की बिना पर वॉइड नहीं होगा, यानी अगर वो उसकी अम, उसका फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, उसका सब्जेक्ट ऊपर लिखा है, एड्रेस ही नीचे लिखा है, इस तरह की किसी वजह से या कोई वो उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल एरर्स है, इस वजह से आप किसी भी असेसमेंट ऑर्डर को वॉइड नहीं कह सकते। अलबत्ता अगर वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजन से टकराता है तो फिर उसको वॉइड कहा जा सकता है। थ्योरेटिकली ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि किन बुनियाद के ऊपर किसी असेसमेंट ऑर्डर को वॉइड कहा जा सकता है और किन बुनियाद पे नहीं कहा जा सकता, तो इसको आपने खास तौर पे याद करना है। अच्छा जी, अब आखिरी बात, रिवीजन ऑफ असेसमेंट। यानी एक दफ़ा असेसमेंट हो गई, इस बंदे ने अपनी रिटर्न जमा करवा दी, या इस बंदे ने प्रोविजनल असेसमेंट कर दी, या इस बंदे ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी, तो अब असेसमेंट तो हो चुकी हुई है, तो अब उसको रिवाइज कितनी दफ़ा किया जा सकता है। ठीक है जी। ना ये पिक्चर से जाहिर ही हो रहा है कि इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ये बस रिवीजन ऑफ असेसमेंट के ऊपर लॉ ने इसको ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है कि जब भी आप जितनी दफ़ा भी चाहें किसी असेसमेंट को रिवाइज कर सकते हैं। तो अब अगर हम सीक्वेंस ऑफ असेसमेंट्स देखें तो सबसे पहली असेसमेंट तो नेचुरली वही बनती है जो आप अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे। लेकिन अगर आपने रिटर्न जमा नहीं करवाई और कमिश्नर ने आपकी पहली असेसमेंट किया, तो वो पहली असेसमेंट प्रोविजनल असेसमेंट हो सकती है। क्योंकि ऐसी सूरत में ये प्रोविजनल असेसमेंट कब हो रही थी, जब आपने अपना एसेट छुपाया हुआ था और कमिश्नर ने पकड़ लिया या गवर्नमेंट के किसी इदारे ने पकड़ लिया। उसके अलावा आपकी अपनी सेल्फ असेसमेंट, खुद से आपने रिटर्न जमा करवा दी, तो ये एक असेसमेंट ऑलरेडी हुई हुई है आपकी, जिसको रिवाइज किया जा सकता है। इसी तरह बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को इसने इस आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो कमिश्नर ने डिटेल मांगी, उसकी आप नहीं प्रोवाइड कर सके तो कमिश्नर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी। सो ये तीन टाइप ऑफ असेसमेंट्स तो आपकी हो चुकी हैं जिसके ऊपर रिवीजन की जा सकती है। तो आप अपनी दी हुई रिटर्न जो है उसको अमेंड किया जा सकता है, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट की जा सकती है। इसके अलावा एक और टाइप ऑफ अमेंडमेंट होती है जिसको एग्रीड असेसमेंट बोलते हैं। एग्रीड असेसमेंट ये होती है कि ये जैसे ये कमेटी है, ये कमेटी बेसिकली किन कुछ सियाने गवर्नमेंट ऑफिसर्स की है, और टैक्स पेयर ये कहता है कि यार मैं इस बंदे से तंग आ गया हूँ, आप ऐसा करें मेरे साथ जरा प्यार मोहब्बत से कुछ बात करें बैठ के, तो जो बनते हैं कुछ टैक्सेस मैं अदा कर देता हूँ, कुछ आप मेरे साथ जरा डिस्कशन कर लें इसके ऊपर, इसको एग्रीड असेसमेंट बोलते हैं। सो ये एक असेसमेंट कमेटी होती है जो टैक्स पेयर के साथ बात करती है और फिर ये दोनों आपस में एग्री कर लेते हैं, यानी कि ये कमेटी और ये कि जनाब हम कुछ टैक्स आपसे ले लेते हैं और बाकी बस फिर आपका असेसमेंट का केस खत्म करते हैं। रिवीजन बाय कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ना ये जो कमिश्नर है ये खुद भी अपनी असेसमेंट को रिवाइज कर सकता है, और ये जो इसका बॉस होता है चीफ कमिश्नर, ये भी किसी असेसमेंट को रिवाइज कर सकता है। तो ये हम सारी की सारी रिविजन जो हैं ये अब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। कौन कौन सी असेसमेंट्स को अमेंड किया जा सकता है। तो ये हम ऑलरेडी दो टाइप्स ऑफ पढ़ चुके हैं असेसमेंट्स, एक वो जिसमें आपने रिटर्न जमा कराई थी और असेसमेंट हो गई, और दूसरी टाइप ऑफ असेसमेंट वो थी कि जिस वक्त बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुई थी। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट
और आपकी अपनी रिटर्न जमा कराई हुई असेसमेंट जो हुई हुई होती है उसको अमेंड किया जा सकता है। इसके लिए टाइमलाइंस कुछ हैं जी, कि जिसमें असेसमेंट ऑर्डर इशू हुआ जिस फाइनेंशियल ईयर के में उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 5 साल तक आपकी असेसमेंट को अमेंड किया जा सकता है। रिवाइज रिटर्न शैल बी ट्रीटेड एज अमेंडमेंट। तो जाहिर सी बात है, जब आपकी रिवाइज की जाएगी असेसमेंट तो आपको एक नई रिटर्न जमा करानी पड़ेगी, जिसमें आप बताएंगे कि जी पिछला मामला गलत था और अभी जो मैं जमा करवा रहा हूँ ये अब ओके है। फर्दर अमेंडमेंट्स, फर्दर अमेंडमेंट्स के लिए कोई लिमिट लॉ में नहीं बताएगी। जितनी दफा मर्जी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जाए उसको अमेंड करी जाओ करी जाओ करी जाओ, कोई मसला नहीं है। किसी को लिमिट नहीं है कि 2 दफा अमेंड कर सकते हैं 3 दफा कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता ये लिमिट कोई नहीं है कि कितनी दफा अमेंड करना है, लेकिन कुछ टाइम लाइन है कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ओरिजिनल असेसमेंट वाज मेड उसके 5 साल तक, या एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच फर्स्ट अमेंडमेंट वाज मेड उसके 1 साल तक। इसमें जो भी बाद में टाइम खत्म हो रहा हो तो वो फर्दर अमेंडमेंट की डेडलाइन है। ठीक है। सो एक टैक्स ईयर फर्ज करें कि 20x1 है, तो उसके 5 साल बाद तक या 20x1 की अगर कोई अमेंडमेंट हो गई अगले 5 सालों में, तो फिर उस अमेंडमेंट के बाद 1 साल तक आपके पास टाइम होता है कि आप अपनी असेसमेंट को अमेंड कर सकें। इन दोनों में से जो भी लेटर डेट आ रही होगी वो डेडलाइन बन जाएगी। अच्छा जी, ज़रूरी है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये जो आपने अमेंडमेंट करनी है असेसमेंट की, इसके लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी है, कि कमिश्नर के पास कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की एक डेफिनेशन दी हुई है, इसको याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है, जिसकी बुनियाद के ऊपर कमिश्नर आपकी असेसमेंट को अमेंड कर सकता है। और दूसरी प्रीरेक्विजिट ये है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि एक कमिश्नर ज़रूर इसकी बात को, टैक्स पेयर की बात को सुनेगा कि भाई जो भी हमने आपकी अमेंडमेंट करनी है उसके ऊपर अगर आप कोई अपनी सफाई देना चाहते हैं तो वो दे दें। जो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट है इसका ऑर्डर एएसएपी यानी एज सुन एज पॉसिबल एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम कमिश्नर ने वो असेसमेंट को अमेंड करके उसका ऑर्डर निकालना है। अच्छा जी नो यहाँ पे कुछ समराइजिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक तो ये कि जो डेफिनेटिव इंफॉर्मेशन है वो ऑडिट की बुनियाद के ऊपर कमिश्नर के पास आ सकती है, या कोई असेसमेंट जो ऑलरेडी हुई हुई है वो प्रेजुडिशियल हो टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के मुझसे मुराद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की आमदनी को रिड्यूस कर रही है, जो एक्चुअली बननी चाहिए थी उतनी नहीं बन रही आमदनी हुकूमत पाकिस्तान की, यानी टैक्स का रेवेन्यू उतना नहीं बन रहा जितना बनना चाहिए था। तो आपकी असेसमेंट अगर हुई है ऑलरेडी और उसमें वो टैक्स नहीं कैलकुलेट हुआ जो एक्चुअली बनना चाहिए था, कम कैलकुलेट हो गया, तो उसको बोलते हैं वेयर असेसमेंट इज एरोनियस एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो इसका मतलब ये कि अमेंडमेंट के लिए ज़रूरी है कि अब आपकी अगली जो अमेंडमेंट कमिश्नर करेगा उसमें वो आपका टैक्स बढ़ा रहा होगा। ठीक है। सिर्फ कमिश्नर का ओपिनियन चेंज होने को, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर उसका ओपिनियन चेंज हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग और ओपिनियन में फ़र्क होता है, तो अगर उसका कोई ओपिनियन चेंज हो रहा है तो उसकी बुनियाद पे वो अमेंडमेंट नहीं कर सकता और वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ज़रूर देगा टैक्स पेयर को। तो ये चंद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं रिवीजन के प्री रेक्विजिट्स में। नेक्स्ट इज एग्रीड असेसमेंट। एग्रीड असेसमेंट हमने कहा था कि टैक्स पेयर जो है वो असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी के लिए रिक्वेस्ट करेगा। ये असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी क्या होती है? टैक्स पेयर ये कहता है जी कि असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी बना दें और वो जो है मेरे सारे सवालों जवाब मेरे से वो करे और मैं भी अपनी डिटेल सारी उसको दूंगा। ये असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं? चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, और ये फिर इसकी टैक्स पेयर की बात को सुनते हैं और फिर इसके साथ मामला फाइनलाइज करते हैं। इसके बहुत सादा से कुछ प्रोसीजर्स भी बताए हुए हैं कि क्या क्या इसके इस दौरान में किया जाएगा। सो प्रोसीजर जो है दैट इज क्वाइट सिंपल। इस प्रोसीजर में क्या है कि कमेटी उसको बुलाएगी, उसके सारे मामलात को देखेगी, उसके जो भी उसने एविडेंसेस प्रोवाइड किए हैं उसको इवेल्युएट किया जाएगा और
उसको कहा जाएगा कि अपना डिफॉल्ट से चार्ज वगैरह ये सब कुछ आप अदा करें। कमेटी जो है उसके साथ कॉन्सेंसस के ऊपर पहुंचेगी और फिर उसके बाद वो उसकी असेसमेंट फाइनल कर देगी। लेकिन अगर वो कमेटी के साथ एग्री कर लेता है टैक्स पेयर, तो फिर उसको ये साथ में एक और अंडरटेकिंग देनी होगी कि मैं अब कमेटी के फैसले के खिलाफ कहीं पे भी अपील नहीं करूंगा। अगर वो कमेटी के फैसले से खुश नहीं है, टैक्स पेयर कमेटी के फैसले से खुश नहीं है, तो वो सिंपली कहता है कि नहीं जी, मैं वापस कमिश्नर के पास ही जा रहा हूँ, उसी के पास अपने केस की पैरवी कर लेता हूँ, आप रहने दें। ओके, ये जो असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी है, ये दो सिचुएशंस के अंदर बिल्कुल भी कोई रोल प्ले नहीं कर सकती। नंबर वन ये है कि जहाँ पे कोई मामला ऐसा है कि टैक्स पेयर ने कोई एसेट कंसील किया था अपना, या कोई केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में है ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, लॉ की किसी इंटरप्रिटेशन के ऊपर अगर कोई सवाल है, तो आप असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी के ऊपर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देखती है। और इसी तरह अगर आपका कोई एसेट आपने कंसील किया था और अब आप कहते हो जी कि मेरे लिए असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी बना दो, मैं ज़रा प्यार मोहब्बत वाली बात करना चाहता हूँ, तो नहीं, वो ऐसी सूरत में नहीं बनेगी। अब तो आपने एसेट छुपाया हुआ था जो कि अब पकड़ लिया गया है, तो अब असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी नहीं बनेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि किन सिचुएशंस में असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी नहीं बनाई जा सकती। नेक्स्ट इज रिवीजन बाय कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है, अगर वो खुद से देखता है कि यार सू मोटो, यानी कि खुद से वो देखता है कि यार मैंने असेसमेंट बनाई थी लेकिन उसमें कोई गलती रह गई है, तो वो बिल्कुल उसको ठीक कर सकता है। अपनी गलती मान ले और उसको ठीक कर ले। लेकिन ये रिवीजन जो है, ये दिस शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द टैक्स पेयर। किसी सूरत भी ऐसे नहीं, इस तरह की गलती ना माने कि जी वो पहले मैं समझता था आपका 1 करोड़ टैक्स बनता है, अब मैं समझता हूँ आपका 2 करोड़ टैक्स बनता है, तो ये इस सेक्शन के अंडर फॉल नहीं करता। आप प्रेजुडिशियल टू द टैक्स पेयर कोई भी अपनी गलती जो है वो लेकर नहीं आएंगे। रिस्ट्रिक्शन और रिवीजन, किस सूरत में वो अपनी रिवीजन, अपना जो ऑर्डर ऑलरेडी पास हुआ है उसको रिवाइज नहीं कर सकता, कि अगर कमिश्नर इनकम टैक्स अपील के पास जा चुका है टैक्स पेयर, ठीक है, अगर वो किसी अपील फोरम पे जा चुका है, तो अब फिर वो अपील के फैसले का इंतजार करेगा कमिश्नर, वो अपनी असेसमेंट को रिवाइज नहीं करेगा। लास्ट में जी, जो रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर, यानी कि ये जो बॉस था, चीफ कमिश्नर किन सिचुएशंस में इंटरफेयर करता है, तो यहाँ पे लॉ ने इसका स्कोप थोड़ा सा कंफाइन किया हुआ है, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, कि अगर तो वो चीफ कमिश्नर ये समझता है कि मुझे खुद ही से इंटरफेयर करना चाहिए, या टैक्स पेयर को एप्लीकेशन देता है कि ना आप इंटरफेयर करें और मेरे मामले को देखें आके, लेकिन वो मामला सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, यानी इशुएंस ऑफ एग्जाम्पशन और लोअर रेट सर्टिफिकेट। होता ये है कि अगर लेट्स से मिस्टर ए है और बी है, बी सेल्स करता है और ये परचेज करता है, तो इसकी इनकम है, इसको जब पैसे आएंगे तो बी ने कुछ विद होल्डिंग टैक्स से काटना है। अगर इसकी इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है और इससे टैक्स विद होल्ड होता रहेगा, तो क्या फायदा, इसकी तो इनकम ही एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ये विद होल्डिंग टैक्स इसका एक ए जो है, इसका विद होल्डिंग टैक्स काटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी इनकम ही एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो ये जो ए है, ये चला जाता है कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू के पास और इसको कहता है जी कि मुझे विदहोल्डिंग टैक्स से एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट दे दें। अगर इसके पास ये सर्टिफिकेट हो, इसके पास ए के पास, तो फिर बी को वो दिखाएगा और बी उससे टैक्स नहीं काटेगा। ठीक है, सो ये जो सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर अगर मिस्टर ए को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी सूरत में चीफ कमिश्नर या तो टैक्स पेयर की दरखास्त पे या ऑन हिज ओन मोशन वो आएगा और पूछेगा कि जी इशुएंस ऑफ एग्जाम्पशन और लोअर रेट सर्टिफिकेट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो ऑर्डर निकाल देगा जो चीफ कमिश्नर समझता है कि जो एक्चुअली इसका फैसला होना चाहिए। तो इसकी जरा पावर रिस्ट्रिक्टेड है, ये सिर्फ इसी मामले में जो है वो चीफ कमिश्नर आके फैसला कर सकता है।
इसका एक वो रिवीजन ऑर्डर इशू करेगा, लेकिन जो भी इसने रिवीजन ऑर्डर इशू करना है, रिवीजन से मुराद ये कि कमिश्नर ने लोअर रेट सर्टिफिकेट इशू नहीं किया, फैसला निकाल दिया, या जितना एग्जामेशन देना चाहिए था उतना नहीं दिया, तो फिर चीफ कमिश्नर उसको रिवाइज कर सकता है। इस रिवीजन से पहले वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा टैक्स पेयर को, उसकी बात उसको बुला के सुनेगा। अच्छा जी, अब अगली बात यह है कि अगर टैक्स पेयर ने डिले कर दी इन सबमिशन ऑफ रिटर्न या पेमेंट करने में, कोई टैक्स पेयर से देर हो गई, तो जाहिर सी बात है उसको एक्सटेंशन चाहिए है। ठीक है, सो वो जो एक्सटेंशन है वो मांग सकता है फॉर रिटर्न ऑफ इनकम या वेल्थ स्टेटमेंट को जमा कराने में कुछ देरी है, तो वो कह सकता है जी कि आप प्लीज मुझे एक्सटेंशन दे दें ना। इसके लिए कब तक वो एक्सटेंशन की दरखास्त देनी होती है? रिटर्न फाइलिंग की जो भी डेट हो, जो भी ड्यू डेट हो रिटर्न फाइलिंग की, उस डेट के गुजरने से पहले पहले आपने दरखास्त देनी है। सो अगर 15 तारीख है ड्यू डेट या 30 तारीख है ड्यू डेट, तो 30 तारीख तक दरखास्त जानी चाहिए एक्सटेंशन की। किन बुनियादों के ऊपर आपको एक्सटेंशन मिल सकती है? तो लॉ ने 4 बुनियादें बताई हैं जिनकी बुनियाद पे आपको रिटर्न ऑफ इनकम या वेल्थ स्टेटमेंट की एक्सटेंशन की इजाजत मिल सकती है। नंबर 1 ये कि आप पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं हैं। नंबर सेकंड ये कि आप काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। नंबर थर्ड ये कि आपके साथ कोई और मिसहैप हो गया, कोई मिस एडवेंचर हो गया। और नंबर आखिरी ये कि कोई और रीजनेबल कॉज अगर आपके पास है जिस पे कमिश्नर कन्विंस हो जाए कि आप रिटर्न जमा नहीं करा सकते, वेल्थ स्टेटमेंट नहीं दे सकते, तो ठीक है, आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। तो ये 4 रीजंस आपको याद करनी पड़ेंगी, एग्जाम में पूछ सकता है। मैक्सिमम एक्सटेंशन जो मिल सकती है वो 15 दिन की है, और इसी तरह फर्दर उसको एक्सटेंड कर सकता है चीफ कमिश्नर मजीद 15 दिन के लिए। अगर आप एक्सटेंशन ले लेते हो तो डिफॉल्ट सरचार्ज की रकम वाजिबुल अदा फिर भी रहेगी। डिफॉल्ट सरचार्ज वो मार्कअप है जो आपने अदा करना होता है ऑन डिलेड पेमेंट। तो डिफॉल्ट चार्ज पे कोई रियायत नहीं मिलेगी। अब अगर आपसे कोई रिटर्न जमा कराते हुए मिस्टेक हो गई, तो आपको अपनी रिटर्न को ऐसी बात है रिवाइज करना है, उसमें वो करेक्शन करनी है। तो रिवीजन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि जिस बंदे से भी गलती, ओमिशन, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई रिटर्न जमा कराते वक्त, तो फिर वो अपने रिवाइज अकाउंट्स लगा दे। अगर उसके कोई अकाउंट्स फाइनल हुए हैं, ऑडिट हुए हैं, या अकाउंट्स में कोई तब्दीली है, तो वो साथ में जमा कराए ऑडिट रिपोर्ट वगैरह। रीजंस ऑफ रिवीजन लिख कर दे क्लियरली, और कमिश्नर का अप्रूवल लगाए। यहाँ पे खास तौर पे आपने ये चीज नोट करनी है कि किन सूरतों में आपको कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए। नंबर 1 ये कि अगर ये जो कमिश्नर की अप्रूवल है ये अप्लाई नहीं होती अगर आप रिवीजन 60 दिन के अंदर अंदर करना चाहते हैं। तो अगर आपने आज जमा करवाया रिटर्न, तो 60 दिन के अंदर अंदर रिवाइज कर सकते हो, कमिश्नर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नंबर सेकंड ये है कि अगर 60 दिन आपने आपने परमिशन मांगी और 60 दिन में उसने इजाजत ना दी, तो फिर भी यही समझा जाएगा कि कमिश्नर की तरफ से इजाजत आपको मिल गई है। अगर टैक्सेबल इनकम जितनी आपने पहले बताई थी उससे ज्यादा आप बताना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को रिवाइज कर सकते हैं, और उसको बता सकते हैं कि पहले मेरी 100 इनकम थी, अब मैं 200 बताना चाहता हूँ। अच्छा जी, अगर इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की आपने, यानी कि जहाँ परमिशन रिक्वायर्ड थी आपने नहीं दी, ठीक है, और या आपने आपकी जो आमदनी है वो अब आप कम बताना चाह रहे हैं या लॉस ज्यादा बताना चाह रहे हैं, तो फिर वो रिवीजन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो कमिश्नर की जो परमिशन है, ये इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स ये हैं कि अगर 60 दिन में आपने रिटर्न रिवाइज करनी है तो परमिशन की जरूरत नहीं है, और अगर इनकम ज्यादा बतानी है या लॉस कम बताना है तो भी कमिश्नर की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये लास्ट 2 पॉइंट्स भी खास तौर पे आप याद रखेंगे। ऊपर वाला पॉइंट ये था कि अगर आपने परमिशन की जरूरत थी, आपको आपने परमिशन मांगी और 60 दिन में कोई जवाब नहीं दिया कमिश्नर ने, तो 60 दिन के बाद ऑटोमेटिकली यही समझा जाएगा कि कमिश्नर ने आपको परमिशन दे दी है। प्रोसीजर बहुत ही आसान है कि जो भी आप अपनी रिटर्न को जब रिवाइज कर लें,
ठीक है। तो उसके बाद अगर नोटिस मिलने से पहले पहले, कमिश्नर की तरफ से नोटिस मिलने से पहले पहले अगर आपने अपनी रिटर्न को वॉलंटरीली रिवाइज कर लिया तो आपके वो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर कमिश्नर ने पॉइंट आउट किया और आपने कमिश्नर के कहने पे अब रिटर्न रिवाइज की है तो फिर पेनल्टी जो भी बनती है उसका 25% आपने अदा करना है। और अगर कमिश्नर शो कॉज नोटिस भी इशू कर चुका है आपको और फिर उसके बाद आपने रिटर्न रिवाइज की तो फिर पेनल्टी का 50% आपको अदा करना है। सो ये पेनल्टीज में कुछ छूट दी हुई है। लेकिन ये चीज आपने याद रखनी है कि टैक्स ड्यू और डिफॉल्ट सरचार्ज में कोई छूट नहीं होती, सिर्फ कंसेशन मिलती है तो वो पेनल्टीज पे मिलती है। ओके, सो दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 15। यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल हो तो फिर आप कमेंट से पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।